हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आपके समक्ष आज मैं हिंदी वर्णमाला का भाग 2 लेकर आया हूं। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। हर पेपर में जहां से हिंदी पूछी जाती है वर्णमाला से ज़रूर पूछा जाता है, वहां से क्वेश्चन ज़रूर उठाए जाते हैं। तो इसको ध्यान में देखते हुए मैंने पार्ट 1 आपको लोड किया है और पार्ट 1 में कुछ बातें बताई हैं। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप पार्ट 1 भी ज़रूर देखें ताकि आप शुरू से आप देखते आएँ। और ये वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा तो पूरे वर्णमाला सीरीज को आप देखिएगा, ठीक है। तो आज हम जो है आपके सामने पार्ट 2 लेकर आए हैं वर्णमाला का, और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगले पार्ट में मैंने आपको ये बता दिया था कि वर्णमाला क्या होता है, ठीक, और ये बता दिया था कि वर्ण क्या होता है। और मैंने वर्ण को 2 भागों में बांट कर दिखा भी दिया था, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे स्वर की, ठीक है। स्वर की विशेष रूप से आज बात होगी कि स्वर क्या होता है। तो आइए अपने क्लास के ऊपर चलते हैं हम लोग। स्वर क्या है? तो स्वर यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, हम उसे स्वर कहते हैं। क्या बोला गया कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध माने कोई बाधा के बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, हम उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो काफी बच्चों का मन में एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, जब भी आपका लिखा ये रहा होगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, स्वरों की कुल कितनी संख्या है, जब भी आपको ये लिखता है हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला जरूर दिया होगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आप याद रखिएगा आपका आंसर होगा 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और यही जो है मूल रूप से स्वर भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाए कि स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है, तो स्वरों की कुल संख्या 13 मानी गई है। स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? तो स्वरों की कुल संख्या 13 मानी गई है, ठीक है। कौन कौन से? तो ये 11 मूल स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, और ओ, औ, अंग और अ, अंग और अ, ठीक है। तो अगर ये दे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है, और सिर्फ इतना दे दे कि स्वरों की कुल कितनी संख्या है, तो उसका आंसर आप 13 होता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर आपके प्रतियोगिक परीक्षाओं में जो पूछा जाता है, तो हिंदी वर्णमाला का ही पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने जो है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कितने स्वर होते हैं, तो 11 आंसर लगाइएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं कि 13 ये हिंदी वर्णमाला में नहीं है, ये भी हिंदी वर्णमाला में है। लेकिन ये जो 2 हैं अंग और अ, ये अयोग वाह होते हैं, अयोग वाह होते हैं। ये न तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और न तो पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। लेकिन अयोगवाहों को जो है स्वर में स्थान दिया गया है, स्वर में स्थान दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनसे मात्राएं बनती हैं, इनसे मात्राएं बनती हैं, मात्राएं आती हैं। ये वर्णों के उच्चारण में सहायता कर देते हैं, इसलिए इनका जो स्थान है वह जो है स्वर में दिया गया है, व्यंजन में नहीं। लेकिन मूल रूप से ये अयोगवाह होते हैं, न पूर्णतः स्वर होते हैं और न पूर्णतः व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। आपके प्रतियोगी परीक्षा में यही पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो है स्वर के मात्रा की, कि स्वर की मात्रा क्या होती है, स्वर की मात्रा क्या होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। लिखिए, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों के
उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग होता है, तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आता है उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। ठीक है, उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे, ठीक है, हम कहें अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ठीक है। फिर उसके बाद ए, ओ, अंग, अह। ठीक है, तो इतने जो है वो होते हैं। चूंकि अमात्रा नहीं देता है, इसलिए मात्रिक स्वर जो है हिंदी वर्णमाला में 11 ही होते हैं, 10 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 10 मात्रिक स्वर होते हैं। ये 10 मात्राओं को देखा जाता है। अगर इनको भी ले लिया जाए तो इनकी संख्या 12 हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये पूछे कि मात्रिक स्वर कितने हैं, तो मात्रिक स्वर 10 होते हैं, इतना याद रखिएगा। तो अ जो होता है, अ किसी के साथ कोई भी मात्रा नहीं देता है, वह व्यंजन के साथ जुड़ता है, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे क है, क व्यंजन है और उसके साथ अ आया तो वर्ण क लिखा गया। ठीक है, आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा एक खड़ी पाई, जैसे का, छोटी की मात्रा ऐसे होती है, जैसे की। बड़ी की मात्रा यह है, बड़ी की मात्रा यह है, तो ये होगी की। छोटाऊ, जैसे कू। बड़ाऊ, तो ये हो गया आपका कू। री की मात्रा ये है, तो क्री। ठीक है, ये ए की मात्रा है, के। एक ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा में 2 झंडी होती हैं, यानी इसको आप कहेंगे कै। ओ की मात्रा ये है, को। औ, तो ये हो जाएगा कौ। ठीक, अंग, ये संस्कृत में अंग आता है और हिंदी में चंद्रबिंदु आता है। इसे अनुस्वर और इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इसमें जैसे कंग, ये दोनों आ सकते हैं। ठीक है, और इसकी मात्रा होती है अह की, तो ये हो गया आपका क। ठीक, तो ये मात्रा होते हैं। जब स्वर जो है किसी व्यंजन के साथ आता है, तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर वह मात्रिक रूप में आता है। ठीक है, वह मात्रिक रूप में आता है और वही स्वर की मात्रा कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप और नोट कर लेंगे। ठीक, इसको मिटा देते हैं हम।
यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप लोग और नोट कर लेंगे, लिखिएगा। जब किसी शब्द की शुरुआत, पॉइंट नंबर 1 है, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर के साथ होती है तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे आम, आम, अब आ की मात्रा यहां वास्तविक रूप में आया है। इमली, इमली, ठीक है ना। एहसास, अर्थात जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर के साथ हो तो वो अपने मूल रूप में आता है। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 2 करिएगा। पॉइंट नंबर 2 करिएगा। जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ स्वर आता हो, दो स्वर आता हो, दो स्वर आता हो, तो पहला स्वर मात्रा के रूप में आता है और दूसरा स्वर जो है वो अपने वास्तविक रूप में आता है। फिर से हम क्या समझाना चाह रहे हैं, इसको समझिएगा कि किसी शब्द में स्वर किसी व्यंजन के साथ आ रहा हो और एक व्यंजन में दो स्वर आ रहे हैं, तो जो पहला स्वर आएगा वो मात्रा के रूप में लिखा जाएगा और जो दूसरा स्वर आएगा वह जो है अपने वास्तविक रूप में लिखा जाएगा। जैसे हम एक लिख रहे हैं शुरुआत, शुरुआत, ठीक है। अगर इसको हम लोग वर्ण को तोड़ दें, इस पूरे को तोड़ दें तो ये स हलंत, इसके साथ अ आया हुआ है, फिर र हलंत और इसके साथ ऊ है, आ है, त है, फिर अ है। तो आप जान जाइए कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के सहायता से नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस व्यंजन की सहायता करने के लिए यह स्वर आया है तो इसके साथ ये चला गया, और इस व्यंजन के लिए ये स्वर आया तो इसके साथ ये चला गया, और इस व्यंजन के लिए ये आया तो ये चला गया। तो ये अपने मूल रूप में लिखाएगा, न कि ऐसे शुरुआत लिख सकते हो आप, ठीक। ये लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि मात्रा अगर देते समय ये ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी व्यंजन के साथ दो स्वर आए हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में आता है और दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है, मात्रिक रूप में नहीं आता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, यह है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण यानी स्वरों को कितने भागों में और कैसे कैसे बांटा गया है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से, ये देख लीजिए। इन्हें कहते हैं मूल स्वर, या कहेंगे लघु स्वर, या कहेंगे ह्रस्व स्वर, और इसे कहा जाता है संधि स्वर, या दीर्घ स्वर, या गुरु स्वर, ठीक। जो मूल स्वर होते हैं वो चार होते हैं, जो आप जानते ही हैं। अ, छोटी ई और छोटा ऊ और री, ये मूल स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। संधि स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं, आप जानते ही हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
ए ऐ ओ औ औ। ठीक है, ये 7 होते हैं। लेकिन यहाँ भी इसमें 2 भाग बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? ये कौन कौन से होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। एक होता है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, जिसे सजातीय भी कहते हैं। स्वर, सजातीय स्वर। और एक होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, जिसे विजातीय भी कहते हैं, विजातीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है, जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं उसमें आता है आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और जो संयुक्त स्वर बनते हैं उनमें ए, ए, ओ और औ आता है, ये आते हैं। ठीक है, ये दीर्घ, ये मूल दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मूल दीर्घ स्वर ये कैसे बनते हैं, इनको जरा सा देख लीजिए आप। अ प्लस अ तो ये होता है आ, ई प्लस ई, बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ तो ये हो गया बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? मूल दीर्घ स्वर। ये मूल दीर्घ स्वर हो गए। इसे आप सजातीय, सजातीय स्वर भी कहें। ठीक है, और संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं ये देखते हैं। संयुक्त स्वर अ प्लस ई ले लेते हैं तो ये हो गया ए। ठीक है, फिर ए प्लस अ ले लेते हैं तो ये बन जाता है आपका ए। फिर आपका अ प्लस ऊ, अ प्लस ऊ लेते हैं तो ये बनता है ओ, और ओ प्लस अ ले लेते हैं तो ये बनता है आपका औ। तो ये जो आया ये आपका हुआ संयुक्त स्वर। इसे कहेंगे या में विजातीय स्वर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर। मूल दीर्घ स्वर में आ, ई, बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होता है। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ होता है। ठीक है, क्लियर है। मूल दीर्घ स्वर जो बनता है वो 2 आ के जुड़ने से आ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, आ, ई जोड़ने से ए, अ जोड़ने से अ और ई जोड़ने से ए और अ जोड़ने से ए। ठीक है, ए और ऊ जोड़ने से ओ और अ जोड़ने से औ की मात्रा आती है। क्लियर हुआ? तो ध्यान दीजिएगा,
उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा आधार। अब आप हेडिंग दीजिएगा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या। ठीक है, हम लिख भी देते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या। ठीक, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या। तो इसमें आप जरा सा नोट कर लेंगे, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। ठीक है, पहला ह्रस्व स्वर, पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। अब ये ह्रस्व स्वर क्या होता है? ये ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो इसके लिए अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह एक मात्रिक स्वर भी कहलाता है, यह मूल स्वर या लघु स्वर भी कहलाता है, और इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से ह्रस्व स्वर होंगे एक बार फिर हम लिख देते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ये द्विमात्रिक होता है। इसमें आ जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये 7 प्रकार के। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। अब ये प्लुप्त स्वर क्या होता है? हालांकि आयोग में प्लुप्त स्वर पूछ रहा है तो हम लोग को प्लुप्त स्वर पढ़ाना है, लेकिन पूरे वर्णमाला में कहीं भी प्लुप्त स्वर का जो है आप चिन्ह नहीं देखेंगे, लेकिन चूंकि पेपर में आता है प्लुप्त स्वर तो बताना है, उच्चारण के आधार पर आता है तो बताना है। उच्चारण के आधार पर प्लुप्त स्वर क्या होता है, इसको सुनिए। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, उसे हम लोग प्लुप्त स्वर कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः किसी को पुकारने में या नाट्य संवाद में किया जाता है। जैसे राम, तो राम जल्दी बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे राम। ठीक, ओम को देखो टेट वाले पेपर में, 2020 के टेट वाले पेपर में ओम ऐसे लिखा था, ऐसे, और पूछा भी था प्लुप्त स्वर। ठीक है, सुनो, तो ये होते हैं प्लुप्त स्वर। ठीक, तो उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब अगला आधार है मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या।
तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, ये आप 2016 के वीडियो वाले क्वेश्चन में इसी पर दे दिया था। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है, 2 होती है, ठीक है। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। अभी ह्रस्व स्वर आप पढ़े हैं वो 4 होते हैं और दीर्घ स्वर जो है 7 होते हैं, अभी आप पढ़े हैं। तो जब भी अगर ये पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है आपके 2 प्रकार के होंगे, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जीव के भाग के आधार पर, ठीक है। जीव के भाग के आधार पर, ठीक, जीव के भाग के आधार पर, यानी जीव के भाग के आधार पर जो है वह स्वर कितने प्रकार के हैं। तो लिखिएगा जीव के भाग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पक्ष स्वर, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, ठीक है। इसमें मूल रूप से आते हैं ई, बड़ी ई, फिर आ जाएगा आपका ए, ठीक है, ये जो है, और री भी इसमें आ जाता है, इसमें आप री भी ले सकते हो, ठीक। तो अग्र स्वर में ये स्वर आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए री, ठीक। जब आप री बोलते होंगे तो जीभ का जो पहला भाग है, देखियो आपका खुद बता देगा री बोलने पर, ठीक है। वहां पर कंपन हो रही होगी, देखिएगा री बोलिएगा आप, उसको जीभ वहां पर अगला भाग जो है थोड़ा सा मुड़ेगा। तो अग्र स्वर ये होते हैं। मध्य स्वर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मध्य स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। मध्य स्वर जो है उसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, ठीक है। जैसे कि अ, ठीक। और पक्ष स्वर यानी पिछला स्वर, पीछे भाग वाला स्वर, कंठ का स्वर, पक्ष स्वर जो है उसे कहेंगे जिसका उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता हो, जो कंठ के पास है वहां से होता हो, ठीक है। तो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पक्ष भाग से होता है उन्हें पक्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, फिर ऊ, बड़ा ऊ भी आ जाएगा, छोटा ऊ भी आ जाएगा, ठीक। ओ, ठीक है, ये होता है। तो जीभ के भाग के आधार पर स्वरों को 3 रूप से वर्गीकृत किया गया, बांटा गया। अग्र स्वर यानी जीभ का जो अगला भाग होता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक, अग्र स्वर, अग्र भाग है ये, यहां से अग्र स्वर आता है। मध्य भाग यानी ये वाला भाग जहां से मध्य स्वर निकलता है, आ निकलता है, ये मध्य स्वर, मध्य भाग है, ये मध्य भाग है। और ये जीभ का पक्ष भाग जो कंठ के पास होता है, कंठ के पास होता है, जो ये वाला भाग कंठ के पास होता है, ठीक, इसको हम लोग पक्ष भाग कहेंगे। यहाँ से आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आता है। तो अग्र से क्या कहा छोटी ई, बड़ी ई, ए री। मध्य भाग से क्या आएगा अ। पक्ष भाग से क्या आएगा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ। ठीक है, यहां से ये आएगा। ये अब तक